आज हम पढ़ेंगे रॉल्फ डैरेंडोर्फ के संघर्ष सिद्धांत को। टर्नर ने डैरेंडोर्फ के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत नाम दिया है। द्वंद्वात्मक इसलिए कि किसी भी समाज में दो समूहों में संघर्ष निरंतर चलता रहता है। एक समूह वह है जिसके पास अधिकतम शक्ति है और दूसरा समूह वह है जिसके पास न्यूनतम शक्ति है। अब किसी भी समूह के हितों की पूर्ति शक्ति से होती है। इसी कारण विभिन्न समूहों के बीच पुनर्बंटवारे के लिए संघर्ष चलता रहता है। डैरेंडोर्फ के अनुसार ये द्वंद्व अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। डैरेंडोर्फ ने संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किया है। 1950 के अंत में जब पार्सन्स ने प्रकार्यवादी सिद्धांत रखा तो उन्होंने कहा था कि समाज सर्वसम्मत, एकीकृत और स्थितिक है। डैरेंडोर्फ ने पार्सन्स की आलोचना में ये कहा कि समाज की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। पार्सन्स की मान्यता अतिरंजित है, मात्र यूटोपिया है। डैरेंडोर्फ का तर्क था कि समाज के दो चेहरे हैं, एक सर्वसम्मत, दूसरा संघर्ष। डैरेंडोर्फ ने मार्क्स को नकारा नहीं है। डैरेंडोर्फ का संघर्ष सिद्धांत मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत के विश्लेषण को अंतर्दृष्टि देता है। देखो ना, उन्होंने पार्सन्स को, डैरेंडोर्फ ने जो है मार्क्स को नकारा नहीं है। उनका जो डैरेंडोर्फ का संघर्ष सिद्धांत है वो मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत को एक अंतर्दृष्टि देता है। डैरेंडोर्फ मानते हैं कि मानव इतिहास में संघर्ष एक बहुत बड़ी सृजनात्मक शक्ति है। आधुनिक समाज के बारे में डैरेंडोर्फ ने कुछ निश्चित विचार हैं। परिवार, जाति, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल और आर्थिक समूह, इन्हीं के आधार पर बताते हैं डैरेंडोर्फ, इन्हीं संस्थाओं के आधार पर। डैरेंडोर्फ कहते हैं कि समाज में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो इन संस्थाओं को उनकी निरंतरता में बांधे रखती है। जो आपका परिवार है, जाति है, धार्मिक संप्रदाय है, राजनीतिक दल और आर्थिक समूह है, इसे वह संस्था का रूप देना कहते हैं। और इसकी प्रक्रियाओं में कुछ आदेश सूचक प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें समन्वित करके समाज का ढांचा बनाया जाता है। इसे डैरेंडोर्फ आदेश सूचन समन्वित समाज कहते हैं। आखिर डैरेंडोर्फ के अनुसार सामाजिक व्यवस्था है क्या? इसके उत्तर में वे कहते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे आदेश सूचक यानी कुछ ऐसे दबाव डालने वाले वे मूल्य हुए हैं जिन्हें समन्वित करके ही समाज बनता है। वास्तव में समाज का संस्था के सदस्य जो कुछ भी भूमिका अदा करते हैं उसके पीछे समाज का आदेश होता है और प्रत्येक भूमिका के साथ जो शक्ति है उसका बंटवारा असमान है। बात यह है कि शक्ति हमेशा अपर्याप्त होती है और उसे पाने के लिए कई दावेदार दौड़ में होते हैं, कुछ ऐसे जैसे एक अनार और 100 बीमार। आखिर प्रश्न है, शक्ति किसे कहते हैं? डैरेंडोर्फ ने शक्ति की अवधारणा को मैक्स वेबर से विकसित किया है। उनका कहना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण शक्ति के बंटवारे से होता है। वेबर ने इसकी परिभाषा में लिखा है कि किसी भी सामाजिक समूह में कर्ता दूसरों के विरोध के होते रहते भी अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। शक्ति की परिभाषा में कहा है कि सामाजिक समूह में कर्ता दूसरों के विरोध के होते रहते भी, मतलब विरोध होता रहता है, फिर भी वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं शक्ति से। शक्ति में जब वेदता आ जाती है तब उसे वेबर और डैरेंडोर्फ दोनों ही पराधिकार मानते हैं। देखो, शक्ति में जब वेदता होती है तभी वो पराधिकार होता है, मतलब अधिकार होता है, नहीं तो वो सिर्फ शक्ति है। अगर उसमें वेदता नहीं है फिर वो अधिकार नहीं है। तात्विक रूप से शक्ति प्रभाव होता है। इस प्रभाव को मानना या न मानना संस्था या समाज के सदस्यों पर निर्भर करता है। शक्ति को जब वेदता मिलती है तो पराधिकार बन जाता है और पराधिकार से जब वेदता निकाल ली जाए तो वे केवल शक्ति रह जाती है। डैरेंडोर्फ कहते हैं कि प्रत्येक संस्था की भूमिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक शासक समूह और दूसरा शासित समूह। तो दो भूमिकाएं होती है प्रत्येक संस्था में, एक शासक समूह होता है, दूसरा शासित समूह। तो कौन कौन सी संस्था बताइए डैरेंडोर्फ ने? परिवार, जाति, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल और आर्थिक समूह। इन सभी में एक शासक समूह होता है और दूसरा शासित समूह होता है। अब होता यह है कि वह समूह जो सत्तारूढ़ है,
जिसके पास अधिक मात्रा में पराधिकार है उसकी बराबर यही कोशिश होती है कि यथास्थिति बनी रहे। दूसरी ओर भूमिकाओं का वह समूह जो शासित है बराबर इस बात के लिए जूझता रहता है कि संस्था को संपूर्ण शक्ति या पराधिकार का नए सिरे से वितरण हो। धीरे धीरे शासक और शासित समूह में ध्रुवीकरण होता है। अब संस्था पर नए लोग काबिज होते हैं, नए शासित समूह आते हैं। प्रत्येक संस्था में परिवर्तन का यह सिलसिला या चक्र बराबर चलता रहता है। पहले भी हमने कहा है कि किसी समाज में संघर्ष होता है तो इसका परिणाम अनिवार्य रूप से परिवर्तन होता है। आप हमारी पहली वीडियो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष देख लें। सिद्धांत आप पढ़ो तो उसके बारे में सभी विचारों के कोई भी सिद्धांत आप पढ़ो तो उसके बारे में सभी विचारकों के विचार आपको पता होने चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एग्ज़ाम में जो ये कहते हैं कि घुमा फिरा कर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको नहीं घुमा फिरा पाएंगे, क्योंकि मार्क्स के संघर्ष का विकल्प डेरेनडोर्फ से भिन्न है और डेरेनडोर्फ का कोजर से भिन्न है। यदि मार्क्स संपत्ति संबंधों की बात करते हैं तो डेरेनडोर्फ पराधिकार संबंधों को अपने सिद्धांत का केंद्र मानते हैं। मार्क्स अपने सिद्धांत का आधार उत्पादन पद्धति को मानते हैं, जबकि डेरेनडोर्फ औद्योगिक समाज की संपूर्ण गतिविधियों जिनमें उत्पादन विधि भी है उसको अपना सिद्धांत का आधार मानते हैं। अध्ययन के लिए मार्क्स की विधि ऐतिहासिक भौतिकवाद है, जबकि डेरेनडोर्फ की आनुभाविक। फिर भी दोनों के उपागमों और निष्कर्षों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। ठीक है। डेरेनडोर्फ के संघर्ष का मूल यही है कि उसमें वो बोलते हैं कि एक शासक वर्ग होता है और दूसरा शासित, और दोनों में ही संघर्ष होता है। और जब संघर्ष होता है तो नया शासक वर्ग बनता है, शासित शासक बन जाते हैं, फिर नया संघर्ष होता है। एक प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो सभी में एक शासक वर्ग होता है, एक शासित होता है। उन्होंने संस्थाओं में शासक शासित की बात की है, सत्ता के आधार पर अपना संघर्ष दिया है। और परिवार, जाति, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल और आर्थिक समूह, इन सब में उन्होंने शासक और शासित बताए हैं। आगे हम पढ़ेंगे कोजर का संघर्ष सिद्धांत। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट में बताएं।